नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है प्रियंका अकेडमी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका के पहले पाठ माता के आंचल के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस पाठ की व्याख्या को अच्छे से समझना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और आगे आने वाली वीडियो को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। इस पाठ पे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने बचपन और बचपन में होने वाली गतिविधियों को उजागर किया है। इस पाठ में माता पिता के प्यार और बच्चों द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को दिखाया गया है। माता के आंचल के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि एक बालक चाहे पिता के साथ अधिक ही समय क्यों ना व्यतीत करता हो, परंतु परेशानियों के समय में माता के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। माता के आंचल पाठ के लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। और यहाँ लेखक ने अपने ही बचपन को उजागर किया है, अपने ही बचपन को यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किया है। जो लेखक है अर्थात शिव पूजन सहाय बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक ही नाता था। पिताजी नहला धुलाकर लेखक को पूजा पे बैठाते और माथे पर भभूत का तिलक लगा दिया करते, जिससे जो लेखक हैं उनकी जो लंबी लंबी जटाएं तो थी पहले से, और भभूत का तिलक लगा जाने के बाद वो बिल्कुल भोले का अवतार लगते थे। पिताजी प्यार से लेखक को भोलानाथ कहते थे, जबकि लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक पिताजी को बापूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो उनमें लेखक उनके साथ बैठ के आईना देखा करता था और अपना चेहरा निहारा करता था। जब पिताजी लेखक को देख लेते कि जो भोलानाथ है वो अपने आप को निहारते हैं आईने में, तो लेखक शर्माकर आईना नीचे रख देता और वहां से भाग जाता। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते। छात्रों, एक पुस्तक होती है जिसमें ईश्वर का नाम बार बार लिखा जाता है। ये एक धारणा है, अपने धर्म को प्रकट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। यहाँ पे जो लेखक के पिता है वो क्या करते थे, छोटी छोटी पर्चियों में राम लिख लेते थे और जो आटे की गोलियां मछलियों को खिलाई जाती है उसके अंदर उन पर्चियों को डाल देते थे। इसमें एक धारणा कही जा सकती है कि जो लोग हैं वो अपनी धारणा प्रकट करते हैं कि राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है, तो वो एक तरीके से मछलियों को मुक्ति दिलाने का, कि राम नाम की वो गोलियां खाएंगी तो उनको मछली के शरीर से, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। इसमें ये धारणा भी, ये अपना विश्वास भी कहा जा सकता है। और जो लेखक थे, जब वो गंगा घाट पे जाते थे तो अपने पिता के कंधे पे बैठा करते थे। पिताजी गोलियों को फेंकता देखकर लेखक हंसा करते थे। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर लेखक को बिठा देते और झूला झुलाते। जो पेड़ होते हैं उनकी डालियां जो नीचे आ चुकी होती है, झुकी हुई होती है काफी, उस पर लेखक को लेखक के पिताजी बिठा देते और झूला झुलाते। कभी कभी लेखक से कुश्ती भी लड़ते, यानी जो पिता और पुत्र थे, यहाँ पे पिता और पुत्र के रिश्ते को दिखाया गया कि किस तरीके से पिता पुत्र अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक पिता अपने बेटे को अपने साथ सुलाता है, निलाता है, खिलाता है, हर चीज करता है। तो यहाँ पर भी इन सभी चीज उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के किस प्रकार के रिश्ते थे। कभी कभी उनके पिता उनसे कुश्ती लड़ते और खुद नीचे गिर जाने का नाटक करते, कि उनको ये प्रदर्शित करते कि देखो तुमने मुझे कुश्ती में हरा दिया, तुम मुझसे अधिक बलशाली हो। और लेखक क्या करते, छोटे तो थे, अपने पिता की छाती पर चढ़कर उनकी मूछें खींचने लगते। वह मूछें छुड़ाकर हंसते हुए लेखक को चूम लेते और एक खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा मांगते। जैसे प्यार अपने माता पिता अपने बच्चों से स्नेह प्रकट करते हैं, उसी प्रकार लेखक के पिता भी एक मीठा चुम्मा और एक खट्टा चुम्मा मांगते हैं। उनके साम लेखक जो था उनके सामने अपने गाल आगे कर देता, एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते मूछे गड़ा देते। और जो उनके पिता क्या करते थे, जब वो अपने बच्चे को किस करते थे तो उनकी जो मूछे थी वो लेखक के सॉफ्ट सॉफ्ट गालों पे चुभ जाती थी। और जो लेखक जो बच्चा था वो चिढ़ जाता था। चिढ़ जाना यानी वो इरिटेट हो जाता था कि मुझे मूछे चुभ रही हैं। और जो पिताजी थे उसको मनाने के लिए बनावटी रोना रोने लगते और लेखक जो है खिल खिल कर, यानी भोलानाथ खिल खिल कर हंसने लगता। अब उसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते दोनों,
तो खाना खाने बैठते, तो जो भोलानाथ था वो पिता के साथ ही खाना खाता था। तो पिताजी जो थे उसको गोरस और भात के फूल के कटोरों में सान कर खिलाते थे। गोरस कहा जाता है छात्रों गाय के रस से, अर्थात दूध, भात अर्थात चावल, यानी चावलों में गाय का दूध मिलाकर उसको खिलाते थे। और जो माँ थी, कौन खिलाता था? भोलानाथ के पिता खिलाते थे। लेकिन जो भोलानाथ की माँ है, उनका मानना था कि जो बच्चे का पेट है, वो माँ के हाथों से ही भरता है। पिता क्या करते हैं? छोटे-छोटे कौर खिलाते हैं, छोटे-छोटे बाइट्स खिलाते हैं, जिसकी वज़ह से बच्चे को ऐसा लगता है उसने बहुत सारा खा लिया है। लेकिन जो माँ क्या करती है, बड़े-बड़े बाइट्स खिलाती है, तो बच्चे को ऐसा लगता है बहुत कम खाया है। तो उसकी माँ उसको कैसे खिलाती थी? जब उसके पिता खिला लेते हैं, उसके बाद उसकी माँ कहती कि आप क्या जाने बच्चों को किस प्रकार खिलाया जाता है, और वो उनके हाथ से प्लेट ले लेती और भोलानाथ को खुद खिलाने लगती। और क्या करती? खेल-खेल के माध्यम से उसे खिलाती। छोटी-छोटी चिड़ियाएँ बनाती थी, कोई तोता होता, कोई मैना होता, और कहती, "अगर तुम इन्हें नहीं खाओगे, तो ये सब उड़ जाएँगे।" और खेल-खेल में जो भोलानाथ था, वो भी जल्दी-जल्दी अपने खाने को खा लेता था। अब कभी-कभी क्या होता है कि कभी-कभी माँ है ना, भोलानाथ को अचानक पकड़ लेती और उसके सर पे ज़बरदस्ती तेल लगा देती, जो भोलानाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भोलानाथ छटपटाने लगता, रोने लगता, और पिताजी जो है माँ के ऊपर गुस्सा हो जाते। किंतु जो माँ है वो तो माँ ही होती है, उसको अपने बच्चे के भले-बुरे के बारे में मालूम है, वो आके ज़बरदस्ती उसके सिर पर तेल उबट कर ही मन छोड़ती। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगा देती, चोटी बुनती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उसको बिल्कुल कन्हैया बना देती। लेखक सिसकता रहता, भोलानाथ सिसकता रहता, गोद में उठाकर पिताजी उसको बाहर ले जाते उसका मन बहलाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर जाता, उसको उसकी प्रतीक्षा करते हुए मित्र मिल जाते, और वो अपने झुंड को देखकर रोना सिसकना बिल्कुल भूल जाता। रोना सिसकना क्यों भूल जाता? क्योंकि अब उसे मालूम है वो उनके साथ खेलेगा, और वो अपनी सारे जो भी रोना था, जो भी दुख था उसको हो रहा था, वो सब कुछ भूल जाता और अपने दोस्तों के साथ नाटक खेलने लग जाता। अब क्या है छात्रों, इसमें अलग-अलग खेलों के तरीके बता रखे हैं। आज के समय में क्या है, जो बच्चे हैं, जो आज के ज़माने के बच्चे हैं, उनके पास सभी माध्यम है खेलने के। उनके पास कंप्यूटर पे भी गेम खेल सकते हैं, वो और भी बहुत सारे बैट, बॉल, जो भी तरीके हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन ये ग्रामीण संस्कृति को दिखाया गया है, उजागर किया गया 1930 के समय की। तो उस समय में बच्चों के पास खेलने के इतने साधन नहीं उपलब्ध थे, तो इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे लेखक ने अपने समय में खेले जाने वाले खेल, और जो उनके पास सोर्सेस थे, जो उपलब्ध साधन थे, उनको बताया कि वो किन किन चीज़ों का प्रयोग करके, किन किन चीज़ों का रिसाइकल या रीयूज करके उनसे अपनी खेलने खेलते थे। हम यहाँ पे क्या करते थे, जो वहाँ पे एक चबूतरा होता था। चबूतरा होता है जो ज़मीन से ऊंचा होता है, चार कॉर्नर होते हैं। वहाँ पे पिताजी की नहाने वाली चौकी लेकर सरकंडे से चारों तरफ खंबे बना लेते, पोल्स बना लेते, कागज का टेंट लगा लेते, मिठाइयों की दुकानें लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौड़ी बना लेते, सूखे पत्तों की, गीली मिट्टी से जलेबियाँ बना लेते, फूटे घड़ों के टुकड़ों के पताशे बनाते और दुकान सजाते। यानी अब वो मिठाई की दुकान लगा रहे हैं। तो ये जो-जो चीज़ें उनको दिन नज़र आ रही है, उसको रिसाइकिल करके उसको मिठाइयाँ बना रहे हैं और अपनी दुकान सजा रहे हैं। और उसमें से क्या करते हैं, कुछ बच्चे उस मिठाइयों को बेचने वाले बनते हैं और कुछ खरीदने वाले बनते हैं। ये उनका पहला गेम हो गया। आपके पाठ में बहुत सारे उन्होंने गेम्स दे रखे हैं, पर मैं आपको 1-2 ही बताऊँगी, क्योंकि आप थोड़ा-सा किताब से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएँगे कौन-कौन से गेम थे। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको साधन बताना चाह रही हूँ कि किस-किस साधन को इस्तेमाल करके वो गेम खेलते थे। अगला गेम क्या खेलते थे, जब वो खेल मिठाइयों की दुकान के खेल से बोर हो जाते, फिर वो एक घर बनाते, रेत की मेड़ की दीवार बनाते, तिनकों से छत बनाते, दातुन जो होते हैं करने वाली लकड़ी, उससे खंभे बनाते, दिए सलाई की पेटियों का दरवाजा बनाते, यानी लकड़ी की जो पेटियां होती है उससे दरवाजा बनाते, पानी को घी की तरह यूज करते, बालू की चीनी बनाते, जो बालू रेत होता है थोड़ा मोटा, उससे चीनी बनाते, चीनी बनाना इन द सेंस कि चीनी की तरह उसका प्रयोग करते। ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं। और क्या करते हैं, पंगत, यानी बच्चे पंगत में बैठते हैं, एक तरीके से वो भंडारा की तरह करते, और वही बच्चे पंगत में खाने के लिए बैठते, और धीरे से आकर उनके बाबूजी भी उनके साथ बैठ जाते थे, भोलानाथ के पिताजी भी उन बच्चों के साथ आके खेल में शामिल हो जाते थे। और जब बच्चे भोलानाथ के पिताजी को देखते, तो वो घरौंदा बिगाड़ कर वहां से हंसते हुए
भाग जाते और पिताजी आगे पूछते कि फिर कब होगा भोलानाथ भोजनालय। तो इस तरीके से वो खेल खेलते थे। कभी वो बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजाते, आम की गीली गुठली को घिसकर शहनाई बनाते, कोई दूल्हा बनता, कोई संगी बनता। बारात जो है चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक लौट आती। जिस कोने में बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों से सजा दिया करते कि वो लड़की वालों का घर है। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती और उनमें से किसी एक बच्चे को दुल्हन बना के बिठा दिया जाता। बारात से लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को उठाकर दुल्हन को देखते तो बच्चे फिर हंसकर वहां से भाग जाते। ऑब्वियस है, जब छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं और आकर कोई बड़ा आके उनके साथ शामिल हो जाए तो बच्चे थोड़े से शर्मा जाते हैं। और वो भी इसी तरीके से होता था भोलानाथ और भोलानाथ के साथियों के साथ। जब भोलानाथ के पिता आते थे तो बच्चे भी वहां से चले जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती, यानी अलग अलग तरह के खेल खेल रहे हैं। कभी मिठाई की दुकान बना रहे हैं, कभी बारात निकाल रहे हैं, कभी घर बना रहे हैं, कभी पंगत बिठा रहे हैं, ठीक है, कभी खेती कर रहे हैं, कभी चबूतरे के कोने में खेती के लिए तैयारी की जा रही है, कहीं कुआं बनाया जा रहा है, कहीं घिन्नी चढ़ाई जा रही है। मतलब जो भी खेत के लिए जरूरत होती है वो सब वो बच्चे करते हैं। अब क्या होता है, सारे खेल खेलने के बाद आगे की मैं कहानी कहूंगी। अगर किसी दूल्हे की आगे पालकी को देख लेते, यानी अगर अपने गांव में किसी पालकी को मतलब किसी दुल्हन को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते, मतलब शरारत करते, जो बच्चे उस समय में शरारत करते। एक बार उन बच्चों ने क्या किया, एक बूढ़ा व्यक्ति दूल्हा बना था तो उसको भी उन्होंने खूब परेशान किया और बाद में उस बूढ़े दूल्हे ने उन्हें बहुत दूर तक दौड़ाया। बहुत दूर तक दौड़ाया मतलब कि उनको बहुत दूर तक भगाया। एक दिन क्या हुआ, जोर से आंधी आई और सारे के सारे बच्चे आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश में एकदम काले बादलों से ढक गया था। बादले गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी ठंडी सनसनाने वाली हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन को छूने लगे, यानी बहुत तेज आंधी आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी जो रुकी नहीं। बच्चे जो थे डर के मारे पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा रुक गई। वर्षा रुकते ही बाग में बिच्छू नजर आए और बारिश के रुकने के बाद ही उनको वहां पर बहुत सारे बाग में बिच्छू स्कॉर्पियो नजर आए। सारे बच्चे डरकर वहां से भाग गए। वहां पे एक बालक था जिसका नाम था बेजू। वो बहुत ही ढीठ, बहुत ही नॉटी था और उसने क्या किया कि वो सारे बच्चे तो भाग रहे थे, संयोग से भागते भागते रास्ते में उनको मूसन तिवारी मिल गए और उस बेजू ने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया, मूसन तिवारी को। जो भी उनकी कि वो थोड़ा बुजुर्ग है और मतलब जो भी है, उन्होंने अपने तरीके से उस बुजुर्ग व्यक्ति को चिढ़ाना बेजू ने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो और बच्चे थे वो भी उसके साथ शामिल हुए, वो जो जो बोल रहे हैं बच्चे भी बोल रहे हैं। अब मूसन तिवारी ने क्या किया कि इन बच्चों के स्कूल में जाके उन्होंने शिकायत कर दी और स्कूल के मास्टर ने 4 लड़कों को भोलानाथ के घर लेने के लिए भेजा। अब जैसे ही भोलानाथ घर पहुंचा वैसे ही वो 4 लड़के जो इनके अध्यापक ने लेने के लिए भेजे थे वो वहां आ पहुंचे। बेजू तो भाग गया, बेजू को तो वो पकड़ नहीं पाए और पकड़ा गया कौन, भोलानाथ। गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली, यानी उसको खूब डांटा, खूब पिटाई की। लेकिन जैसे ही भोलानाथ के पिताजी को पता चला वह पाठशाला दौड़े चले गए और उन्होंने भोलानाथ को गोद में उठाया, प्यार किया और रोते रोते भोलानाथ के आंसुओं को पूछा। और भोलानाथ जो था पिता को देखकर और भी रोने लगा और उनके कंधे पे सर रख के रोने लगा। वह गुरुजी से प्रार्थना करने लगे, कौन, भोलानाथ के पिता, कि छोड़ दो, आगे से मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। वो तो अपने साथी झुंड के साथ था, उनमें से किसी एक बच्चे ने बोला था तो ये भी बोल गया। अब क्या हुआ, उन सारे बच्चों भोलानाथ जो था अपने पिता को देखकर रोना धोना भूल गया, बाबूजी की गोद से उतर गया और लड़कों की मंडली में फिर मिल गया। बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो सब भूल गया कि पिटाई हुई है, डांट पड़ी है, और वो सब भूल गया, वापस दोस्तों के साथ मिल गया। अब क्या किया उन्होंने, वो मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लग गए। एक भी चिड़िया उनके हाथ में नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के जो आदमी थे वो हंसने लगे और फिर लड़कों ने कहा कि सचमुच लड़के तो बंदर होते हैं कि पराई पीर नहीं सुनी। एक बार क्या हुआ, जो भोलानाथ था वो अपने साथियों के साथ बाग में गया और वहां बाग में एक टीले पर बिल बना हुआ था। अब उन बच्चों को लगा कि ये जो बिल है ये चूहे का बिल है
और चूहे का बिल समझकर वो उसमें पानी डालते चले गए। लेकिन उसमें से तो चूहा निकला नहीं। उनको लगा पानी डालने से जब बिल में पानी घुस जाएगा तो चूहा बाहर निकलेगा। लेकिन उस बिल में से चूहा तो निकला नहीं और उसमें से निकला सांप। अब सांप को देखकर सारे बच्चे घबरा गए। सारे डरने लगे, रोने लगे, रोते चिल्लाते भागने लगे, जहाँ गिरे तहाँ गिरे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैर छिल गए, कोई छलनी छलनी हो गया। और भोलानाथ भी डर गया। भोलानाथ भी घर की ओर भागा। बाबूजी के इशारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे जो भोलानाथ के पिताजी थे। अभी तक आपने पूरे पाठ में सुना कि वो अपने पिताजी के से अधिक समीप था। उन्हीं के साथ नहाना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ खेलना, हर चीज उन्हीं के साथ थी। लेकिन अब जब वो रोया, परेशान हुआ, तो वो भागते हुए पिताजी पहले से ही घर के बरामदे में बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। लेकिन उसने उन भोलानाथ ने उनके ध्यान भी नहीं दिया और दौड़ता हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, पुकारता हुआ माँ की गोद में जाकर बैठ गया और भोलानाथ माँ के आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी। और जो माँ थी वो भी काम कर रही थी। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर वो भी रो पड़ी और भय के कारण पूछने लगी, उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। वो रीजन जानना चाहती थी। कभी उसको कस के दबाती, उसको कस के अपनी बाहों में भर लेती, कभी अंगों से अपने आंचल को पोंछकर चूम लेती। संकट में पड़ गई कि क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ, क्यों रो रहा है, क्यों उसको इतनी चोटें आई हैं। झटपट से हल्दी पीस कर लाई, भोलानाथ के लेप लगाया। माँ सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था और जो भोलानाथ था वो डर के मारे माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। उसको डर लग रहा था। अभी तक उसके मन में सांप का वहम था। घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था। लेकर के रोंगटे खड़े हो गए, आंख खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी, डर के मारे वो इतना घबरा चुका था। मेरे कांपते होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के दो झोंके को नहीं छोड़ा। अब छात्रों, आपके साथ भी कुछ होता तो आपके मुंह से भी मम्मी निकलता है, माँ, मम्मी, पापा तो बहुत कम निकलता। तो यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो यही बताना चाह रहे हैं कि पाठ का नाम ही है माता का आंचल। कि आप इस दुनिया में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, कितने बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, कुछ भी क्यों ना बन जाए, लेकिन जब जरूरत और परेशानी होती है, ऐसा नहीं होता कि पिता कम प्यार करते हैं, पिता भी आपको उतना ही स्नेह करते हैं। लेकिन परेशानी के समय आपका माँ से इस तरह का एक संबंध जुड़ चुका होता है, क्योंकि वो आपको 9 महीने अपनी कोख में रखती है, अपने पेट में रखती है, कि परेशानी के समय आपको अपनी माँ ही याद आती है। तो इस पाठ में भी लेखक के साथ क्या हुआ, जब उसको परेशानी हुई, कठिनाई हुई, तो वो दौड़ा भागा हुआ माँ के पास ही गया। उसने पिता की तरफ देखा तक नहीं कि उसके पिता उसको पूछ रहे थे बेटा क्या हुआ, लेकिन वो भागता हुआ माँ के पास ही चला गया। तो छात्रों, आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको आगे आने वाली वीडियो को जानना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। धन्यवाद।